वहाँ ज़्यादातर बाँसों और शहतीरों की ही दुकानें थीं, जो सब की सब एक ही आग में जल गई थी। बाजार बासा की वह आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार बासा के आसपास कई मोहल्ले को तो उस आग ने अपनी लपेट में ले ही लिया था। खैर, किसी तरह उस आग पर काबू पाया गया था, पर उसमें मुसलमानों की एक एक घरों के साथ साथ हिंदुओं के 4-4, 6-6 घर भी जल के राख हो गए थे। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें फिर से खड़ी हो गई हैं, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद हैं। नई इमारतों के बीच बीच में वे मलबे के ढेर एक अजीब वातावरण प्रस्तुत करते थे। बाजार बासा में से उन दिनों हलचल नहीं थी, क्योंकि उस बाजार में रहने वाले ज़्यादातर लोग अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, और जो बचकर निकल गए थे उनमें से शायद किसी ने भी लौट कर आने की हिम्मत की होगी। सिर्फ एक दुबला पतला बुढ़ा मुसलमान ही उन दिनों उस वीरान बाजार में आया, और वहाँ की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलैया में पड़ गया। बाईं तरफ जाने वाली गड्ढे के पास मुड़कर उसने पैर अंदर मुड़ने हुए, मगर फिर वह हिचक कर वहीं बाहर की ओर खड़ा हो गया, जैसे इसे विश्वास ही नहीं हुआ था कि यह वही गली है जिसमें वह जाना चाहता है। गली के एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ा कीड़ी खेल रहे थे, और कुछ फासले पर 2 स्त्रियां ऊंची आवाज़ में चीखती हुई एक दूसरे को गाली दे रही थी। सब कुछ बदल गया है, मगर बोलियां नहीं बदली। बुढ़े मुसलमान ने धीमे स्वर में अपने से कहा, और छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। उसके घुटने पजामे के बाहर निकल रहे थे। घुटनों से थोड़ा ऊपर शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे थे। गली में एक बच्चा रोता हुआ आ रहा था। उसने उसे पुचकारा, इधर आ बेटे, आ तुझे चिज्जी देंगे, आ। और वह अपनी जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए चीज ढूंढने लगा। लड़का एक क्षण के लिए चुप रह गया, लेकिन फिर उसी तरह होंठ पर बिसुर कर रोने लगा। एक 16-17 साल की लड़की गली के अंदर दौड़ती हुई आई और बच्चे की बाँह पकड़कर गली में ले गई। बच्चा रोने के साथ साथ अपनी बात छुड़ाने के लिए मचलने लगा। लड़की ने उसे अपनी बाहों में उठाकर साथ सटा लिया और उसका मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर खसमान खाने, रोएगा तो यह मुसलमान तुझे पकड़ कर ले जाएगा, कह रही हूँ चुप कर। बुढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था उसे वापस जेब में रख लिया। सिर से टोपी उतार कर वहाँ थोड़ा खुजलाया और टोपी अपने बगल में दबा ली। उसका गला खुश्क हो गया था और घुटने थोड़ा काँप रहे थे। उसने गली के बाहर एक बंद दुकान के तख्ते पर सहारा लिया और टोपी फिर से सर पर रख ली। गली के सामने जहाँ वो पहले ऊंचे ऊंचे शहतीर रखे रहते थे, वहाँ अब एक 3 मंजिला मकान खड़ा हुआ था। सामने बिजली की तार पर 2 मोटी मोटी चिलकचीलें बिल्कुल जड़ सी बैठी हुई थी। बिजली के खंभे के पास थोड़ी धूप थी। वह कई पल से धूप के उजड़े जर्रों को देखता रहा, फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता गली की तरफ आया। बुढ़े को वहां देखकर उसने पूछा, कहिए मियाँ जी, यहाँ किस लिए खड़े हैं? बुढ़े मुसलमान को छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी महसूस हुई। उसने होठों पर जमान फेरी और नवयुवक को ध्यान से देखते हुए कहा, बेटा तेरा नाम मनोहरी है ना? नवयुवक ने चाबियों के गुच्छे को हिलाना बंद करके अपनी मुट्ठियों में ले लिया और कुछ आश्चर्य से पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? 7.5 साल पहले तू इतना सता, कहकर बुढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप आज पाकिस्तान से आए हैं? हाँ, पहले हम इसी गली में रहते थे। बुढ़े ने कहा, मेरा लड़का चिराग दिन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम में 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनवाया था। ओ गनी मियाँ, मनेरी ने पहचान कर कहा, हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। चिराग और उसकी बीवी बच्चे तो मुझे मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा एक बार मकान की सूरत देख लूं। बुढ़े ने टोपी उतार कर सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया। तुम तो शायद काफ़ी पहले यहाँ से चले गए थे, मनोहरी ने स्वर के संवेदना भराई। हाँ बेटे, पर अब मेरी बदकिस्मती देखो कि मैं अकेला पहले निकल कर चला गया था। वहाँ रहता
तो उनके साथ मैं भी। कहते उसे एहसास हुआ कि यह बात उसे नहीं कहनी चाहिए थी। उसने बात को मुंह में रोक लिया, पर आंखों में आए आंसू नीचे बहा दिया। छोड़ो गनी मियाँ, अब उन बातों में सोचने में क्या रखा है। मनोहरी ने गनी की बाह अपने हाथ में ले ली। चलो तो मैं तुम्हारा घर दिखा दूँ। गली में खबर इस तरह फैली कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन वक्त पर उसे पकड़ लाई, नहीं तो वह मुसलमान उसे ले गया होता। यह खबर मिलते ही जो स्त्रियां गली में पीठे पिछाकर बैठी थीं, वे पीठे उठाकर घरों के अंदर चली गईं। गली में खेलते बच्चों ने पुकार पुकार कर घरों के अंदर बुला लिया। मनोहरी गनी को लिए गली में दाखिल हुआ तो गली में सिर्फ एक फेरी वाला रह गया था। दाढ़ी के सब बाल सफ़ेद हो जाने के बावजूद चिराग दीन के बाप अब्दुल गनी को पहचानने में लोगों को दिक्कत नहीं हुई। वह था तुम्हारा मकान। मनोहरी ने दूर से एक मलबे की तरफ इशारा किया। गनी पल भर ठिठक कर फटी फटी आंखों से उस तरफ देखता रहा। चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत वह काफ़ी पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस शक्ल में देखकर उसे जो झुरझुरी हुई उसके लिए वह तैयार नहीं था। उसकी जुबान पहले से और खुश्क हो गई और घुटने भी ज़्यादा कांपने लगे। यह मलबा? उसे अविश्वास के साथ पूछ लिया। मनोहरी ने उसके चेहरे के बदले हुए रंग को देखा। उसकी बाह को थोड़ा और सहारा देकर जड़ से स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था। गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी मिट्टी थी, जिसमें से वहाँ जहाँ तहाँ टूटी और जली हुई ईंटें बाहर झाँक रही थीं। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से कब का निकाला जा चुका था। केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट ना जाने कैसे बच कर रह गया। पीछे की तरफ 2 जली हुई अलमारियां थी, जिनकी कालिक पर अब सफ़ेदी की हल्की हल्की तय उभर आई थी। उस मलबे के पास देखकर गनी ने कहा, यह बाकी रह गया है क्या? और उसके घुटने जैसे जवाब दे गए थे। वह वहीं जले हुए चौखट को पकड़ कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसके सिर भी चौखट से जा सटा। उसके मुंह से बिलखने की आवाज़ आ गई, हाय चिराग दीना। जले हुए किवाड़ का वह चौखट मलबे में से सिर निकाले 7.5 साल खड़ा तो रहा था, पर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरा गई थी। गनी के सिर से छूने से उसके कई रेशे झड़कर आसपास बिखर गए थे। कुछ रेशे गनी की टोपी में और बालों में आ गए थे। उन रेशों के साथ साथ एक केचुआ भी नीचे गिरा, जो गनी के पैरों से 6-8 इंच दूर नाली के साथ साथ बनी ईंटों की पटरी पर इधर उधर से रखने लगा। वह छिपने के लिए सुराग ढूंढता हुआ जरा सी सिर उठाता, पर कोई जगह न पाकर 1-2 बार सिर पटकने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाता। खिड़कियों से झांकने वाले चेहरों की संख्या पहले से कहीं ज़्यादा हो गई थी। उसमें चहमगोइयाँ चालू हो गई थी। आज कुछ ना कुछ जरूर होगा। चिराग दीन का बाप गनी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले वह सारी घटना आज अपने आप खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था जैसे वो मलबाई गनी की सारी कहानी सुना देगा कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था, जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया। कहा कि 1 मिनट आकर उसकी बात सुन ले। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था। वहाँ के हिंदुओं पर उसका काफ़ी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ का कौर बीच में छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीवी जुबैदा और 2 लड़कियाँ किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों से नीचे झांकने लगी। चिराग ने ड्योढ़ी के बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज़ की कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, रखे पहलवान, मुझे मत मार, हाय कोई मुझे बचाओ। ऊपर से जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना भी हताश स्वर में चिल्लाई और चीखते हुए नीचे ड्योढ़ी की तरफ दौड़ी। रखे ने एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती बाह को पकड़ लिया और रखा अपनी जांघों के घुटने के बीच में उसे दबाकर बोला, चीखता क्यों है बैंड के? तुझे मैं पाकिस्तान दे रहा हूँ, ले पाकिस्तान। और अब तक जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना नीचे पहुंची। चिराग को पाकिस्तान मिल चुका था। आसपास के घरों में खिड़कियों में तब बंद हो गई थी। जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे
उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने इस घटना को उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया था। बंद किवाड़ों में भी उन्हें देर तक जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना की चीखें सुनाई देती रही। रखे पहलवान और उनके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान दे दिया, मगर दूसरे तवील रास्ते से। उनकी लाशें चिराग के घर में न मिलकर बाद के नहर के पानी में पाई गई। 2 दिन बाद चिराग के घर की छानबीन होती रही। जब उसका सारा सामान लूट चुका था तो न जाने किसने उस घर को आग लगा दी थी। रखे पहलवान ने तब कसम खाई कि वह आग लगाने वाले को जिंदा ज़मीन में गाड़ देगा, क्योंकि उस मकान पर नज़र रखकर ही उसने चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी ला रखी थी, मगर आग लगाने वाले ने तब तक न जाने कहाँ से पता चल गया था। अब 7.5 साल से रखा उस मलबे को अपनी जायदाद समझता आ रहा था, जहाँ न किसी को गाय भैंस बांधने देता था, ना किसी को खोमचा लगाने देता था। उस मलबे से बिना उसकी इजाज़त के कोई एक ईंट भी नहीं निकाल सकता था। लोग आशा कर रहे थे कि यह सारी कहानी जरूर किसी न किसी तरह गनी तक पहुंच जाएगी, जैसे मलबे को देखकर ही उसे सारी घटना की पता चल जाएगा। और गनी मलबे की मिट्टी से नाखूनों से खोद खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे की चौखट को बाँह में लिए हुए रो रहा था। बोला, बोल चिराग दीना, बोल, तू कहाँ चला गया ओए? ओ किश्वर, ओ सुल्ताना, हाय मेरे बच्चों, गनी को पीछे क्यों छोड़ दिया ओए? और भुरभुरे किवाड़ की लकड़ी के रेशे झड़ते जा रहे थे। पीपल के नीचे सोए रखे पहलवान को जाने किसी ने जगा दिया या वो खुद ही जाग गया। यह जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और उसने मकान के मलबे पर बैठा है, उसने गले में थोड़ा सा झाग उठाया, जिसने उसे खांसी आ गई और कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की तरफ देखकर उसकी छाती सी धौंकनी सी आवाज़ निकलने लगी और उसका निचला होंठ थोड़ा बाहर की ओर फैल गया। गनी अपने मलबे पर बैठा? उसके शागिर्द के पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा। मलबा उसका कैसे है? मलबा हमारा है, पहलवान ने झाग से गरगराई आवाज़ में कहा। मगर वह वहाँ बैठा है, लच्छे ने आंखों में एक रहस्यमय संकेत लाकर कहा। बैठा है? बैठा रहे, तू चिलम ला। रखे की थोड़ी टांगें फैल गईं और उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेर लिया। मनोरी ने अगर उसे कुछ बता दिया तो? लच्छे ने चिलम भरने की आवाज़ को उठाते हुए रहस्यपूर्ण ढंग से कहा। मनोरी की क्या शामत आई है? लच्छा चला गया। कुएं पर पीपल की पुरानी पत्तियां बिखर रही थीं। रखा उन पत्तियों को उठा उठा कर अपने हाथों से मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर चिलम उसके हाथ में दी तो उसने कश खींचते हुए पूछा, और किसी से गनी की बात नहीं हुई? नहीं, ले। और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। मनोरी गनी की बाँह पकड़े मलबे की तरफ से आ रहा था। लच्छा उकड़ू होकर चिलम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती और आधा क्षण गनी की तरफ लगी रहती। मनोरी बाँह थामे उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश यही हुई गनी कुएं के पास बिना रखे को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था उससे गनी ने दूर से ही देख लिया। कुएं के पास पहुंचते ना पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गईं और उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर आंखें जरा छोटी करके देखा। उसके गले में अस्पष्ट सी घबराहट हुई और वह बोला नहीं। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गनी ने बाहें नीची करके कहा। मैं गनी हूँ, अब्दुल गनी, चिराग दीन का बाप। पहलवान ने ऊपर से नीचे की तरफ उसका जायज़ा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में उसे देखकर एक चमक सी आ गई। सफ़ेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियाँ भी कुछ फैल गई थी। रखे का निचला होंठ फड़का। फिर उसने छाती भारी सा स्वर निकला, सुना गनिया? गनी की बाहें फिर फैलने को हुई, पर पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसे इस तरह हो गई। वह पीपल का सहारा लेकर कुएं की सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में चहमे गोइयाँ तेज हो गई कि अब दोनों में आमने सामने हो गए तो बात जरूर खुलेगी। फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गनी को हाथ नहीं लगा सकता। अब वे दिन नहीं रहे। बड़ा मालिक बना फिरता है।
असल में मलबा ना इसका है न गनी का, मलबा तो सरकार की मलकियत है। मरदूत किसी को वहाँ गाय का खूंटा तक नहीं लगाने देता। मनोहरी भी डरपोक है। इसने गनी को बता के उन्हें दिया कि रखे नहीं चिराग और उसके बीवी बच्चों को मार डाला है। रखा आदमी नहीं सांड है, दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गनी बेचारा कितना दुबला हो गया, दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद हो गए। गनी ने कुएं की सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया। भरा भूरा घर छोड़कर गया था, आज यहाँ एक मिट्टी देने वाला तक नहीं है। बस ये घर में आज यही निशानी रह गई है। तू सच पूछे तो मेरा यह मिट्टी भी छोड़कर जाने का जी नहीं करता। और उसकी आंखें फिर छलछला आईं। पहलवान ने अपनी टांगें समेट ली और अंगोछा कुएं की मुंडेर से उठाकर कंधे पर डाल लिया। लच्छे ने चिलम को उसकी तरफ बढ़ा दिया। वह कश खींचने लगा। तू बता रखे, यह सब हुआ किस तरह? गनी किस तरह अपने आंसू को रोक कर बोला, तुम लोग उसके पास थे, सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो तुम में से किसी घर में छिप नहीं सकता था। उसमें इतनी भी समझदारी नहीं थी। ऐसे ही हैं। रखे को स्वयं लगा उसकी आवाज़ में अस्वाभाविक सी गूंज है। उसके होंठ गाढ़े लार से चिपक गए थे। मूंछों के नीचे से पसीना उसके होंठों पे आ रहा था। उसे माथे पर किसी चीज़ का दबाव महसूस हो रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। पाकिस्तान में तुम लोगों का क्या हाल है? उसने पूछा। उसके गले की नसों में एक तनाव सा आ गया। उसने अंगोछे को बगलों का पसीना पोंछा और गले का झाग मुंह से खींचकर नाली में थूक दिया। क्या हाल बताऊं रखे? गनी दोनों हाथों से छड़ी का बोझ डालकर झुकता हुआ बोला, मेरा हाल तो मेरा खुदा ही जानता है। चिराग वहाँ साथ होता तो और बात थी। मैंने उसे कितना समझाया मेरे साथ चल, पर वह जिद में अड़ा था कि नया मकान छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह अपनी गली है, यहाँ कोई खतरा नहीं। भोले कबूतर ने यार नहीं सोचा कि गली में खतरा हो ना हो, पर बाहर से तो खतरा आ सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों ने अपनी जान दे दी। रखे, उसे तेरा बहुत भरोसा था। कहता था रखे के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर जब जान पर बनाई तो रखे को रोके बिना रुकी। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द कर रही थी। अपनी कमर और जांघों के जोड़ पर उसे सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की अतड़ियों के पास में से जैसे कोई चीज़ उसके सांस को रोक रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके तालुओं में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में नीनी फुलझड़ियाँ सी ऊपर से उतरती तैरती हुई उसकी आंखों के सामने निकल रही थी। उसे अपनी जबान और होठों के बीच एक फासला सा महसूस हो रहा था। उसने अंगूछे के होठों के कोनों को साफ किया, साथ ही उसके मुंह से निकला, हे प्रभु, तू ही है, तू ही है, तू ही है। गनी ने देखा पहलवान के होंठ सूख रहे हैं। उसकी आंखों के गिर्द दायरे गहरे हो गए। उसने कंधे पर हाथ रख के बोला, जो होना था हो गया रखिया, उसे अब कोई लौटा नहीं सकता। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे, बद की बदी माफ़ करे। मैंने आकर तुम लोगों को देख लिया, सो समझूंगा कि चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे। और वह सड़ी के सहारे उठकर खड़ा हो गया। चलते हुए उसने कहा, अच्छा रखे पहलवान। रखे के गले से मध्यम सी आवाज़ निकली। अंगोछा लिए हुए उसकी आंखें जुड़ गए। गनी हसरत भरी नज़र से आसपास देखता हुआ धीरे धीरे गली से बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर चहमगोइयाँ चलती रहीं कि मनोहरी ने गली के बाहर निकलकर जरूर गनी को सब कुछ बता दिया होगा कि गनी के सामने रखे का तालू कैसे खुश्क हो गया था। रखा अब किस मुँह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जुबेदा कितनी अच्छी थी वो। रखे मरदूत का घर न घाट, इसे किसी की माँ बहन का लिहाज था। थोड़ी देर में स्त्रियां घरों से गली में उतर आईं। बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे। 2 12-13 साल की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गई। रखा गहरी शाम तक कुएं में बैठा खखारता और चिलम फूंकता रहा। उसे लोगों ने वहां गुजरते हुए उससे पूछा, रखे शाह, सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था? हाँ आया था, रखे ने हर बार एक ही उत्तर दिया। फिर कुछ नहीं, चला गया। रात होने तक रखा रोज़ की तरह गली के बाहर बाईं तरफ की दुकान के तख्ते पर बैठा। रोज़ वह रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज़ दे देकर पास बुला लेता और अपने सट्टे के गुरु और सेहत के नुस्खे बताने लगता।
मगर उस दिन वह वहाँ बैठा लच्छे और अपनी वैष्णो देवी की उस यात्रा का वर्णन सुनाता जो उसने 15 साल पहले की थी। लच्छे को भेजकर वह गली में आया तो मलबे के पास लोकू पंडित की भैंस देखकर वह आदत के मुताबिक उसे धक्का दे देकर हटाने लगा। तत 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 तत। भैंस को हटाकर वह सुस्ताने के लिए मलबे की चौखट पर बैठ गया। गली उस समय सुनसान थी। कमेटी की बत्ती न होने की वजह से वहाँ शाम में अंधेरा हो गया था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज़ करते बह रहा था। रात की खामोशी को काटते हुए कई तरह की हल्की हल्की आवाज़ें मलबे की मिट्टी से सुनाई दे रही थी। चिक 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 चिक। एक भटका हुआ कौवा न जाने कहाँ से उड़कर उस पर आ गया और उस चौखट पर बैठ गया। इससे लकड़ी के कई रेशे इधर उधर छितर गए। कौवे को वहाँ बैठते ना बैठते मलबे के एक कोने में लौटता हुआ कुत्ता गुर्रा कर उठा और जोर से भौंकने लगा। कौवा कुछ देर तक सहमा सा चौखट पर बैठा रहा, फिर पंख फड़फड़ाता कुएं से पीपल पर चला गया। कौवे के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे उतर आया और पहलवान की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज़ में बोला, दूर दूर। मगर कुत्ता पास आकर भौंकने लगा। पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ता थोड़ा पीछे हटा पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान कुत्ते को माँ की गाली देकर वहाँ से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जाकर कुएं के सिल पर लेट गया। उसके वहाँ से हटते ही कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की तरफ मुँह करके भौंकने लगा। काफ़ी देर भौंकने के बाद जब उसे गली में कोई प्राणी चलता फिरता नजर नहीं आया तो वह एक बार कान झटक कर मलबे पर लौट गया और वहाँ कोने में बैठकर गुर्राने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों तक ला सकूँ। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं किसी रोज़ किसी और नई कहानी के साथ।